जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा प्रशासनिक नाम अचानक से धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। मैं पिछली सरकार की बात कह रहा हूँ जिसमें एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी, जैसा कि आप बता रहे हैं भाई साहब कि एक सिस्टम है जो लोगों को मजबूर करता है, खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को। सिस्टम जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। मैंने मना कर दिया अनड्यू डिमांड को, भाई मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर बोले ठीक है FIR बर्दाश्त करो। 1.25 साल तक के उनकी गोद में बैठे हुए थे, उनके रहमो करम पे चलते थे, उनके गुलामी करते थे मिस्टर GP सिंह साहब। मतलब फ्रंट पेज मेरे लिए रुकवा के रखा जाता था तत्कालीन समय में। मैं आकंठ यदि सिस्टम में भ्रष्टाचार से डूबा होता तो मैं लड़ता क्यों। पॉलिटिकल पार्टियों का एक सिस्टम है जिनको एक अकूत पैसा चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए। सिस्टम को सबसे ज्यादा कोलैप्स ऊपर के अधिकारी करते हैं। अच्छा, इतना शक्तिशाली कोई राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला कैसे हो सकती है? तो उन्हीं का शिकार हुआ और सौभाग्य है कि इतनी शक्तिशाली महिला का मैं शिकार हुआ। और शिकार क्या हुआ, मैंने शिकार किया। आप नंगे हो जा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। अब ये आलोक शुक्ला था एक नालायक किस्म का व्यक्ति जो रिटायर हो गया। भूपेश बघेल जी की सरकार को आप कैसे लेते हैं? क्या भ्रष्ट थी? इस प्रदेश को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाले रिंग मास्टर वही थे जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, नाम नहीं लूंगा मैं। उनके लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार का छींटा मारा, रेला पेला मचा दिया, 150 से अधिक लोग जेल चले गए। कोई एक लिमिट आता है जहां पर आदमी बोलता है, हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं इससे आगे मैं नहीं कर सकता। जब उन्होंने मना किया तो उन्हीं को ठोक दिया गया। उसमें एक और आरोप था कि आपके बेटे के खाते में शायद 31 लाख रुपए वाला मामला आया। सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले के खिलाफ में यही समस्या है कि जब वो आंख दिखाएगा सिस्टम को तो सबसे पहले सिस्टम उसको करप्ट बनाती है। बाकी के जो अधीन अफसर हैं वो आपके कहे के अनुसार चलते थे या उन अफसरों को बुला करके धमकी दिया गया कि अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ में बयान दो। उनसे उनको कलेक्टर बिलासपुर बने रहने के लिए ये लिखवाया गया कि यह छत्तीसगढ़ की विधानसभा में तत्कालीन सरकार के ही शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। वीजा लगता है? सब में लगता है। वीजा का सील ही नहीं लगा है मेरे पासपोर्ट में। ऐसे केस बनाओगे यार? ऐसा कौन सा चीज हो गया 10 दिन में 5 दिन में बदल गया कि 18 लाख का 88 लाख हो गया? मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोम रोम पुलकित होते हैं कि जब मैंने उनको पकड़ा तो फिर वो मुझे नहीं छोड़े। अच्छा, कुछ तो बात रही होगी ना इस लड़ाई के भीतर में कि तत्कालीन सरकार ने मेरे खिलाफ में कपिल सिब्बल साहब को खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ में। बड़ी समस्या है मित्र। भगत सिंह पसंद सबको हैं पर पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए। भाई 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 लाइन दे लाइन दे लाइन दे लाइन दे लाइन दे, मैं भाग रहा हूँ, अरेस्ट हो गई है। मैंने कहा सनसनी 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 सनसनी। और इसी लड़ाई का ये जो परिणाम है ये राम मिलेंगे आश्रम है। मुझे इस रंग में रंगने के लिए उन बदरंगियों को बहुत 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 मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी कृपा इसी तरीके से मुझ पर बनी रहे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं कि जैसा कि हम आपके सामने अक्सर ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जो छत्तीसगढ़ में और देश और दुनिया में काफ़ी चर्चित होते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ जो है एक शख्सियत है, नाम है अशोक चतुर्वेदी। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के लोग बेहतर तरीके से अशोक चतुर्वेदी को जानते ही होंगे। आज उन्हीं के साथ हम हैं और बदलाव या जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा प्रशासनिक नाम अचानक से धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। उसी संबंध में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ और पिछली बातें भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तीरंदाज में। नमस्कार, आभार आभार। अशोक जी, आपका छत्तीसगढ़ में एक लंबा समय रहा है, आप राज्य प्रशासनिक सेवा से रहे, लेकिन आपका कामकाज ऐसा रहा कि बहुत सारे लोग आपको IAS ही समझते हैं। आपका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें भी आपके प्लस हैं। अचानक से धर्म की तरफ मुड़ने की वजह क्या है? सबसे पहली बात तो मैं IAS हूँ नहीं। IAS की तरह समझते हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जिस कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठता है वो उस कुर्सी को चाहे वो ऊपर तक लेके जाए या उसे दफन कर दे, होता है तो यही सही है। बहुत सारे IAS हैं मैं जिनको जानता हूँ जिनको IAS का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। अच्छा, IAS लोगों को? बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ। और बहुत लोग ऐसे हैं जो उस पद को बहुत ऊंचा लेके जाते हैं,
तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि किसी पद को कहाँ तक लेके जाता है। और आदमी छोटा हो बड़ा हो, पद छोटा हो बड़ा हो, पदीय दायित्व से व्यक्ति बंधा रहता है। और मैं मेरे पदीय दायित्व में बहुत खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। और मुझे निसंदेह मैं 2001 से लेकर 2019 तक के 19 साल का ACR मेरा का प्लस था, आउटस्टैंडिंग था। मैं विभाग में एकमात्र अधिकारी था। परिस्थितियाँ बदल गई और धर्म की ओर आ गया। उसकी एक वजह तो होगी कोई, अचानक से धर्म की तरह आ जाना और फिर एक आश्रम और एक धर्म यात्रा शुरू कर देना। संघर्ष जब बड़ा होता है तो संघर्ष के भीतर में बहुत सारे परिणाम छिपे होते हैं। और 2019 तक सब अच्छा था, पर इस प्रदेश में कुछ वातावरण बदला। मैं पिछली सरकार की बात कह रहा हूँ, जिसमें एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी सौम्या चौरसिया, जिसका नाम पूरा प्रदेश जानता होगा, और वो थी, और एक अनिल टुटेजा था। अनिल टुटेजा बहुत अच्छे आदमी थे। 2004-05 में जब वो डिप्टी सेक्रेटरी थे तो मैं बैठकर उनकी चाय भी पिया करता था। और 2010-12 तक भी काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं थे, बढ़िया आदमी थे। परंतु पता नहीं क्या हुआ कि लोगों को पैसे की ललक लगी, पैसे की भूख हुई, तो हर किसी को उसी टारगेट में लेकर के चलने की कोशिश हुई। और मेरे साथ भी वही हुई। और मैं 2019 में अपने नौकरी में था और वैसी बातें हुई कि अनड्यू डिमांड जो होती है, जो सिस्टम जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। और इसलिए मैंने मेरे बेटे को कहा है कि कभी भी सरकारी नौकरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जाना चाहिए। जो दिखता है वैसा रहता नहीं है, सिस्टम बहुत ख़राब रहता है आपके ऊपर लोग। तो वही मेरे साथ भी हुआ और मैंने मना कर दिया अनड्यू डिमांड को, भाई मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो फिर बोले ठीक है, FIR बर्दाश्त करो। तो उनके गोद में बैठे हुए थे उस समय, तत्कालीन समय में 1-1.5 साल तक के, 1.25-2 साल तक के उनकी गोद में बैठे हुए थे। उनके रहमो करम पे चलते थे, उनके इशारे पर चलते थे, उनके आँखों के इशारे पर नाचते थे, उनकी गुलामी करते थे मिस्टर GP सिंह साहब। मैंने एक आध बार बोला था कि अच्छी बात नहीं है, आप जिस पद पे बैठे हुए हो उस पद को करिए आप। तो उन्होंने उनकी बात मानी और मेरे ऊपर एक के बाद एक FIR करना प्रारंभ किया। मीडिया ट्रायल हुआ मेरे साथ। किसी दिन यदि मीडिया में ना छपा तो पता नहीं, ऐसा लगता था मीडिया का दुर्भाग्य है क्या कि मैं नहीं छपा। तो घर में अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को मैंने कहा, यार समाचार पत्र पढ़ना बंद कर दो, टेलीविज़न बंद कर दो, देखना बंद कर दो। लड़ाई बड़ी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे तो मन विचलित होगा। मीडिया ट्रायल भी, मतलब फ्रंट पेज मेरे लिए रुकवा के रखा जाता था तत्कालीन समय में उस सरकार में, मैडम सौम्या के माध्यम से। तो ये सब होता रहा। और उसी बीच में मेरे सदगुरु भगवान, मेरे गुरुदेव, जो मुझे अपने पुत्र तुल्य मानते हैं, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी भगवान, उन्होंने मुझे स्पर्श करके राम नाम की दीक्षा दी और बोले संघर्ष बड़ा होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, राम जी को पकड़ लो और फिर लड़ाई लड़ो। यदि तुम अपने जगह में सही हो, यदि सही नहीं हो तो चले जाओ, शाम को मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर लौट करके आया, मेरे बाबूजी थे, 2020 की घटना है। बाबूजी ने कहा कि यदि तुम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हो तो सौम्या चौरसिया से जाके माफ़ी मांग लो। यदि आकंठ पाप में डूबे हुए हो तो माफ़ी मांग लो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है, तुमने अपने ढंग से जिया है और अपनी जगह में ईमानदार हो, और जिस तरीके से लोग उंगलियां उठाते हैं, पर तुम्हारा आत्मबल यदि कहता है कि तुम अपनी जगह में ठीक हो तो लड़ाई लड़ो, फिर डरना नहीं चाहिए। तो मैं यदि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा होता तो उनसे लड़ता क्यों? मैं आकंठ यदि सिस्टम में भ्रष्टाचार से डूबा होता तो मैं लड़ता क्यों? मेरे अंदर में वो आत्मबल ही नहीं आ पाता, मेरी मानसिक स्थिति ही टूट जाती, मेरी मन स्थिति टूट जाती। ये 10 एकड़ 12 एकड़ का ज़मीन था जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये शासकीय अनुमति लेकर के बनाया हुआ था। कहाँ से आया पैसा वो भी बताया हुआ था। और यदि 19 साल में मैं 10 एकड़ की ज़मीन नहीं ले सकता, जिसमें पति और पत्नी दोनों कमा रहे हों, जिसकी तनख्वाह पति और पत्नी की 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने हो रहा है, उसमें यदि 10 साल में 20 साल की नौकरी में यदि 10 से 12 एकड़ ज़मीन न ले लूँ और एक न घर बना पाऊँ
तो क्या होगा फिर तो मतलब गजब की बात है। और इस दो चीज़ के अलावा कुछ था ही नहीं मेरे पास। और इसकी अनुमति लेकर के गवर्नमेंट को सदा मैंने सूचित किया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सबकी मेरी सूचना है, सबकी मेरी अनुमति है, पर नहीं, आपको करना था तो करिए कार्रवाई। तो उस कार्रवाई प्रारंभ हुई और मैं लड़ता चला गया। तो जिनके हाथ भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, चाहे कोयले की बात करें, चाहे शराब की बात करें, चाहे पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे राइस मिल घोटाले की बात करें, चाहे डीएमएफ की बात करें, आप हमारे ऊपर कैसे उंगली दिखा सकते हो? तो उस समय लगा कि हम ईमानदार हैं, इसलिए हमको कौन छुएगा, हम तो सिस्टम के बहुत बड़े पार्ट हैं। अरे इस दुनिया में चिराग जो है ना, राजे महाराजाओं के मकबरे में नहीं जलते। ये देश की तासीर ऐसी है, इस देश की तासीर ऐसी है कि यहाँ सम्राट लोगों के मकबरे में, मज़ार में नहीं जलते। पैसे वालों के मज़ार पर कभी दिए इस देश के अंदर कभी नहीं जले। ये मेरे बाबूजी ने कहा। तो मेरे बाबूजी ने कहा जब ऐसे नहीं जले और तुम सही हो तो लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, एकदम सही है कि उस लड़ाई में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, हृदय कमज़ोर हुआ। मेरे पिताजी उस समय तो बच गए, परंतु उसी सदमे से आगे चल कर के उनकी मृत्यु हुई। उस लड़ाई में मैंने मेरे पिताजी को खोया। तब फिर उन्होंने कहा था कि ये जो 10-12 एकड़ ज़मीन है जिस पे केस बना रहे हैं तुम्हारे खिलाफ फर्जी, उस पर तुम एक काम करो, एक आश्रम की स्थापना करो, एक श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करो और हज़ारों साल तक जिंदा रहो। तो चूंकि मैंने मेरे पिताजी को खोया उस लड़ाई में, तो मैंने मेरे नाम के सामने अशोक हरिवंश लिखना प्रारंभ किया कि मैंने मेरे पिताजी को खोया है। और एक श्री राघव सेवा समिति बनी, उसमें हमारे लोग जुड़े, हमने बुनियाद रखी। सदगुरु भगवान जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी 22 जनवरी 2023 को इसी जगह पर आकर के भूमि पूजन किए राम मंदिर का। और उन्होंने कहा कोई भी चंदा मत काटना, रसीद मत काटना, जिसको खड़ा होना होगा होता चला जाएगा। मेरे मित्र खड़े हुए, मेरे चाहने वाले खड़े हुए। धीरे धीरे राम जी की यात्रा निकल पड़ी। गुरुदेव भगवान ने तमाम अपने कई चाहने वाले शिष्यों को फ़ोन करके कहा कि वहाँ मेरा राम मंदिर मेरे निर्देश पे बन रहा है, मेरा ही आश्रम बन रहा है, मेरे द्वारा संपोषित है, मेरे द्वारा संरक्षित है, मेरे ही निर्देश पे बन रहा है। तब ऐसी स्थिति में वहाँ सहयोग करो। तो उनके फॉलोवर तो पूरे देश के अंदर हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जाने अनजाने में, ईश्वर की असीम अनुकंपा से, मेरे हनुमान जी की असीम कृपा से रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ उस मंदिर के लिए दिए जा रहा है, बनता जा रहा है। और इतने लोग गुप्त दे रहे हैं। आज की घटना सुना रहा हूँ आपको। आज यहीं पर एक शिविर लगा हुआ था आश्रम में। आज अकलतरा के एक अग्रवाल साहब आए हुए थे। मंदिर को देखने के बाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इस मंदिर के लिए सहयोग करना चाहता हूँ, आप कुछ बोलिए। मैंने कहा मेरे मुँह से मैंने कभी बोला नहीं है। तो बोले मैं आपको परसों 1 ट्रक सीमेंट भेज रहा हूँ। और मैं क्या बोलूँ, मेरी तो कोई पहचान नहीं थी। हनुमान जी की कृपा है, तब बोल के गए ना। ऐसी ही घटनाओं से सारी चीज़ें बन रही हैं। तो मेरी शायद नीयत ठीक थी, सदगुरु भगवान की कृपा थी, राम जी की असीम अनुकंपा थी, हनुमान जी की महान कृपा थी, मेरे बाबूजी का एक असीम अनुकंपा थी। ये एक आश्रम बन रहा है, अब इसको हज़ारों साल तक के जीवित रहेगा। अब लोग कहते हैं कि ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। जाओ भाई प्रधानमंत्री जी के पास जाओ, CBI में लिख दो, IB में लिख दो, CID में लिख दो, EOW में लिख दो, जहाँ लिखना है लिखो। आओ जांच करो किससे बन रहा है, क्या बन रहा है। जिसमें भी तकलीफ है, धर्म के मार्ग में जाओ या राजनीति के मार्ग में जाओ, आप पत्रकारिता कर रहे हो, पत्रकारिता के मार्ग में जाओ। हर जगह कोई ना कोई एक प्रतिस्पर्धी है जो आपको बढ़ने देने से रोकता है। यदि उनकी हम परवाह करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमको हमारी दिशा और दशा जो है सुनिश्चित करनी चाहिए, उसी दिशा में चल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं भाई साहब कि एक सिस्टम है जो लोगों को मजबूर करता है, ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को उनके हिसाब से चलने के लिए। क्योंकि अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियां का, चाहे किसी भी दल की हो, पॉलिटिकल पार्टियों का एक सिस्टम है जिनको एक अकूत पैसा चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए। और उसमें जो प्रशासनिक अफसर हैं एक तरीके से ईंधन का काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार में भी ये था और आगे भी इस तरह की व्यवस्था है क्या, और उसमें अफसर कैसे पिसता है? देखिए, जो मिडिल क्लास के अफसर होते हैं वो तो चलते हैं किसी तरीके से, धक्का लगा करके चलते हैं। सिस्टम को सबसे ज़्यादा कोलैप्स ऊपर के अधिकारी करते हैं, और कहीं ना कहीं से सिस्टम में पॉलिटिशियंस के साथ बंधे तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी कोई भी रहे, पार्टी में कम बेस, कहीं कम कहीं ज़्यादा,
सिस्टम को चलाने के लिए व्यवस्थाओं की ज़रूरत तो होती है, और परंतु सब इन व्यवस्थाओं को करने का अपना अपना ढंग होता है। कोई नंगा नाच की तरह करता है, कोई छिप कर करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, हर कोई समझता है इस चीज़ को। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप करिए, यदि आपको करना ज़रूरी है, पर इसको थोड़ा सा संतोष भी तो रखिए। आप उसको नंगा नाच मत करिए ना, आप ऐसा मत करिए ना कि आप उसको जैसे पुराने फिल्मों में दिखाता था कि फिरौती ले रहे हो, कि नहीं हम 25 रुपये टन लेंगे, 25 रुपये क्विंटल लेंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे। अरे यार तुम्हारा राइट्स है क्या कि तुम लोगे, उसी के कारण हो क्या? नहीं, जो चीज़ हो सकती है कि कुछ तो पर्दा होना चाहिए ना जीवन के अंदर में। पर्दे को तोड़ दोगे तो फिर आप विध्वंसकारी हो जाते हो। पर्दे के भीतर कर रहे हो तो आप संयमित होकर के कर रहे हो। ये सब सिस्टम इसी तरीके से चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसके नंगा नाच के शिकार हुए? मैं क्या बताऊँ, मैं तो परम आदरणीय, परम पूजनीय, जिनके कृपा से आज मैं श्री राम की कथाएं कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कर रहा हूँ, शिव जी पर कथा कर रहा हूँ, इस मार्ग पर पहुँचाने वाली आदरणीय सौम्य चौरसिया की कृपा से जो मैं कथा कर रहा हूँ, उन्हीं के नंगे नाच का शिकार हुआ। एकमात्र अफसर? एकमात्र नहीं, और भी लोग थे। देखिए, जब सिस्टम में कोई चलता है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, और नहीं तो इस प्रदेश का कोई भी ऑफिसर, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IFS हो, मुझसे आकर के बात करें। 2023 तक, 2000 से लेकर के जब से प्रदेश बना तब से 2023 तक ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से अपने मुट्ठी पे कैद करने की जो क्षमता थी सौम्य चौरसिया में, वो किसी के पास नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अभी और भी पहले नहीं के अभी भी नहीं है। अभी भी वो लोग नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं ना सिस्टम को कि भाई इतना आतंक अच्छा नहीं होना चाहिए, पैसे की भूख इतनी नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इतना ज़्यादा एक सोच नहीं होनी चाहिए। बात करने का लहजा तो होता है ना, बात करने की तमीज़ तो होती है ना। अब यदि कोई एक डिप्टी कलेक्टर अपने IAS लेवल के डायरेक्ट ऑफिसर्स को रे बे तू नाम लेकर के यदि बदतमीजियाँ करे, तो भाई उसका आतंक तो है। तो उन्हीं का शिकार हुआ, और सौभाग्य है कि इतनी शक्तिशाली महिला का सौभाग्य का मैं शिकार हुआ। और शिकार क्या हुआ, मैंने शिकार किया। अच्छा, इतना शक्तिशाली कोई राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला कैसे हो सकती है, जबकि उसके ऊपर जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमाम अफसर हैं और वो उनको भी अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हो, डील कर रही हो? क्या इसके पीछे क्या लगता है, कौन सी ताकत थी? देखिए, जब बट ऑब्वियसली जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पॉलिटिशियन जो लोग रहेंगे, उस पॉलिटिशियन का सीधा सीधा यदि इन्वॉल्वमेंट तो ताकतवर है। और जब ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, IAS एक ऐसी चीज़ है, IPS ऐसी चीज़ है जो हवा के रुख के साथ में बहते हैं, है ना। तो जब पता लग जाता है कि नहीं भाई इसकी चल रही है तो उसके साथ हो जाते हैं, इसकी नहीं चल रही तो इसके साथ नहीं हो जाते हैं। सिस्टम बदलता है, उसके साथ खड़े हुए दिखते हैं। ये वो कर सकते हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं हो सकता। दो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि क्या कोई IAS या IPS अफसर आज की तारीख में ये कहता है कि वो बहुत ईमानदार है और नियम कायदे कानून के हिसाब से चलता है, सिस्टम नियम से चलता है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, पर्सन टू पर्सन सारी चीज़ें डिफर करती हैं। बहुत सारे IAS हैं मैं जानता हूँ जो पैसे के पीछे कभी नहीं भागते, वे बहुत अच्छे से चलते हैं। और मैं नहीं कहता कि लेते होंगे नहीं लेते होंगे, जो भी चार्ज, पर मैं जानता हूं कि वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, तभी तो सरकार चल रही है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो निहायत ही भ्रष्ट किस्म के हैं, तब भी सरकार चल रही है। और लोगों को पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप नंगे हो जा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। अब ये आलोक शुक्ला था, एक नालायक किस्म का व्यक्ति जो रिटायर हो गया। वो ईमानदार बनने की कोशिश करता था पर भयानक भ्रष्ट था, यानी छोटे छोटे पत्रिकाओं के नाम से, किलोल पत्रिका के नाम से पैसे खाना और कुछ करना, ये करना वो करना। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग कभी भी अपने आत्मबल को मजबूत नहीं कर सकते हैं और जाएंगे ही जाएंगे, अपनी सही स्थिति में जाएंगे। तो समाज में कोई तो एक होता है जो आईना दिखाता है। हमने आईना दिखाने का प्रयास किया। अब जहाँ तक कि IAS IPS लोगों की बात है, IFS की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर हो, मैं कहता हूँ पर्टिकुलर, देखिए भारत सरकार के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, इंडियन पुलिस सर्विस में जाए, फॉरेन सर्विस में जाए, फॉरेस्ट सर्विस में जाए। फिर सेकेंड नंबर पे आता है राज्य प्रशासनिक सेवा में जाए और राज्य पुलिस सेवा में जाए। आप सहमत हैं? मेरा एक छोटा सा उसमें एक सबमिशन है और छोटी सी मांग है भारत सरकार से, बहुत छोटी सी मांग है कि इन सारे के सारे ऑफिसर्स को प्रतिवर्ष गोपनीय चरित्रावली लिखनी रहती है और इन अधिकारियों को प्रतिवर्ष
गवर्नमेंट से छूट रहती है, पैसे मिलते हैं कि वे अपने फिज़िकल चेकअप के लिए एक मेडिकल चेकअप कराएं। मेरे ख्याल से इंडियन साइड के लोगों को तो साल में 2 बार का रहता है। उसमें कुछ नहीं करना चाहिए भारत सरकार को या राज्य सरकारों को। उन प्रदेश के अधिकारियों का सीआर के साथ में करते, जब सीआर का काम करते हैं उस समय उनकी एक ब्रेन मैपिंग की जांच हो जानी चाहिए। ब्रेन मैपिंग हो जानी चाहिए कि वह कितना ऑनेस्ट है, पता लग जाएगा। इसको यदि अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया जाए सिस्टम के भीतर में कि जब आप अपने फिजिकल जब ब्लड का सैंपल देते हो उसी समय आपकी ब्रेन मैपिंग साल में 1 बार कम से कम हो जाए, तो सारा सामने आ जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग आईएएस का फार्म भरना छोड़ देंगे, आईपीएस का फार्म भरना छोड़ देंगे, आईएफएस का फार्म भरना छोड़ देंगे, प्राइवेट कंपनी में जा करके लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज में काम करेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे यहाँ पे। अभी भी बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस हैं पूरे देश में, उसमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी की करोड़ों के पैकेज छोड़ करके आते हैं। तो उसकी वजह भी आपको यही लगती है कि यहाँ ज़्यादा सुकून है, ज़्यादा कमा सकते हैं, भले ही तनख्वाह 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख के आसपास ही रहती है। नहीं, दोनों चीज़ें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं। नाम लेना व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है कि इनको अच्छा कह दिया, इनको बुरा कह दिया, ठीक नहीं है। पर सिस्टम चलता तब है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तब तो सरकारें चल रही हैं, कुछ बुरे होते हैं तब भी सरकारें चल रही हैं। तो जो लोग छोड़ के आते हैं उसमें सभी के सभी भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बहुत लोग हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं और करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैंने ही बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, कुछ मेरे कलेक्टर्स रहे हैं, कुछ मेरे सेक्रेटरीज रहे हैं, कुछ मेरे बहुत, जब मैं बाद में आईएएस आईपीएस हो गया, मैं जानता हूँ कि जो लोग बड़े अच्छे लोग हैं और तब तो चल रहा है। अब एक संकेत के रूप में दे दूँ, आज 2-2.5 साल में जिन दुर्दांतों को जेल भेजा गया, जिन लोगों को रवानगी दी गई, उसके पीछे जो काम करने वाले ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आखिर कहीं ना कहीं से ऑनेस्ट होंगे अपने कार्य के लिए ना। यदि उनको पैसा खाना होता तो उन्हीं लोगों से करोड़ों रुपए खा लेते और नहीं भेजते। तो सिस्टम पे ऐसे लोग, ईमानदार लोग भी हैं, तभी तो सिस्टम चल रहा है। तो कुछ लोग खाने के लिए आते हैं, कुछ लोग राष्ट्र के लिए आते हैं। अच्छा, पिछली सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार थी। भूपेश बघेल जी की सरकार को आप कैसे लेते हैं? क्या भ्रष्ट थी या भूपेश बघेल जी डायरेक्ट उसमें किन्हीं मामलों में इन्वॉल्व थे, ऐसा है क्या? देखिए, व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं है और भूपेश बघेल जी से मैंने मिलने की कोशिश की, पर मुझे मिलने का मौका नहीं दिया गया या मुझे मिलवाया नहीं गया। मैंने बार बार चिट्ठी भी लिखी कई बार कि मुझे मिलने का मौका दिया जाए, पर व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मैं क्या उनकी बुराई करूं और क्या अच्छाई करूं, है ना। पर जहाँ तक कि राज्य सरकार का मामला है, उस समय कैसे चल रही थी, तो ठीक है, छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ सभ्यता, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया, इसमें कोई भी शक नहीं है। कुछ स्कीम्स अच्छे थे, कुछ स्कीम्स बुरे थे। आप तमाम अच्छाइयों के बीच में भी जब भ्रष्टाचार के रंग में आपके ऑफिसर्स रंग जाते हैं या उस चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं या उस चीज़ में जान करके यदि नहीं देख पा रहे हैं या फिर गलती से नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ड्रॉबैक तो होता है। और उसी तरीके के चंगुल में जब आदमी फंसता है तो ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि वो उसमें शामिल था, तो ये हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को अंधेरे में रखा रहा हो। इसी प्रदेश के पुराने एक एक्स चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिन्हें कहा गया कि उनके दोस्त थे और उनके साथ पढ़े हैं साइंस कॉलेज में, XYZ, जो भी, मैं अब क्या नाम लूँगा उसको, है ना, जो बड़े ताकतवर अधिकारी रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, खुल करके कह रहा हूँ कि वही रिंग मास्टर थे। इस प्रदेश को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाले रिंग मास्टर वही थे, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, नाम नहीं लूँगा मैं, परंतु उन्होंने ही भूपेश जी को उनको बर्बाद किया, उनके सिस्टम को बर्बाद किया, उन्हीं के सारे पैनल टूटेजा बर्बाद हुए, उन्हीं के सारे परसों में चौरसिया बर्बाद हुए। पिछली सरकार में सरकार भ्रष्ट थी या सिस्टम भ्रष्ट था, या दोनों का? हाँ। सिस्टम और सरकार सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत काम रहता है, बहुत दौरे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कोई ना कोई एक सिस्टम जो रहता है उसके आसपास का, वो उसे जैसा बताता है। अब यही तो उसकी खूबसूरती है कि उस चीज़ को यदि वो समझ ले, उस चीज़ को पकड़ ले, तो फिर वो व्यक्ति जो है आगे निकल जाता है। और यदि कहीं भरोसे पे ही ज़्यादा रह गया तो दलदल में फंस जाता है। तो भूपेश जी को लोगों ने फंसा दिया, दलदल में ले गए। अदरवाइज़ भूपेश जी बढ़िया मुख्यमंत्री थे, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उनके लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार का छींटा मारा, रेला पेला मचा दिया, 150 से अधिक लोग जेल चले गए। क्या कहा जाए, अब जानते थे तो
वो जाने, न जानते थे तो वो जाने। अभी तक जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए आपने, उनमें से अधिकतर लोग जेल यात्रा कर चुके हैं। जीपी सिंह लेकिन एक ऐसे नाम है जिनका आपने कहा कि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन उनको भूपेश सरकार में ही जेल जाना पड़ा। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार में जेल लिप्त क्या थे, उनको टर्मिनेट किया गया, सॉरी। मैंने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हो सकता है लिप्त रहे हों, ना रहे हों, वो समझे, उनका काम है, वो जाने। मैं इतना कहा था कि सौम्या चौरसिया जी की गोद में बैठे हुए थे, उनके इशारे पर चलते थे, अनिल टुटेजा जी के घर के सामने में जा कर के बैठे रहते थे, उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहते थे, और उन्हीं के संरक्षण में EOW के चीफ थे। इसलिए उस समय उनके कहने पे, उनके इशारे पे तमाम प्रकरण चाहे मेरे खिलाफ बनाए गए हों या अन्य लोगों के खिलाफ में बनाए गए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु क्या होता है, जब आप किसी के गुलाम बनने लगोगे तो गुलामी की जो सीमा है वो पार होने लगती है, और वही उनके साथ हुआ। बार बार बोला कि अब ये करो ये करो, तो कोई एक लिमिट आता है जहाँ पर आदमी बोलता है, हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं नहीं, इससे आगे मैं नहीं कर सकता। जब उन्होंने मना किया तो उन्हीं को ठोक दिया गया, वो जेल चले गए, उनके यहाँ रेड हो गई जब मना किया गया। इसीलिए उस सिस्टम पे या तो आप लड़ लो, और या तो फिर आप फिर और करते चलो। और यदि वो उसी समय उनके कहे अनुसार कुछ चीज़ें कर लिए रहते, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई करने के निर्देश मिल रहे थे, जैसा मुझे पता लगा, यदि कर दिए रहते तो ऐसा नहीं हुआ रहता। परंतु उन्होंने फिर आगे चल करके हाथ खड़ा कर दिया, नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा, तो तुम जाओ जेल, तुम चलो, तो तुम टर्मिनेट हो जाओ। तो उस चीज़ को उन्होंने भोगा। शायद मैं मेरी बात से सहमत हूँ या ना हो, परंतु ये चीज़ हुआ, उनके साथ यही सच्चाई है। और यदि वो कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, अशोक ने गलत कहा है, तो उनकी भी ब्रेन मैपिंग करा लो, क्या दिक्कत है कि उनका कहना माने या नहीं माने। उन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि सौम्या चौरसिया का मेरे ऊपर निर्देश है और मेरे ऊपर दबाव है, आप जा कर के माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुद कहा था। और यदि कह दें अपने बच्चे की सौगंध खा के कि मैंने नहीं कहा था, और मैं कहता हूँ बच्चे की सौगंध खा करके, हनुमान जी की सौगंध खा करके कि हाँ उन्होंने कहा था। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? JP सिंह की। अच्छा, जैसा कि जब कोर्ट में मामला गया, वो ग्रीन बोर्ड वाला जो मामला था, उसमें आपने कोर्ट में कहा था कि एक राजनीतिक साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है। तो जब आपने ये कहा तो तब उसमें एक और आरोप था कि आपके बेटे के खाते में शायद 31 लाख रुपए वाला मामला आया था। तो आपके पास वो 31 लाख रुपए को जस्टिफाई करने के पर्याप्त प्रमाण थे क्या, या मेरे बेटे का जब नीट आया उसी साल, सबको पता है कि उसी साल अचानक नीट आया, और अब एडमिशन करने का समय रास्ता ख़त्म हो चुका था, तब मैंने मेरे बेटे का फॉर्म भरा। मैंने यूक्रेन में फॉर्म भरा, सिंगापुर में फॉर्म भरा और एंटीगुआ में फॉर्म भरा, जिसमें एंटीगुआ में इंटरव्यू के बाद में उसका सिलेक्शन हो गया। अब वहाँ पर इंटरव्यू के बाद में मुश्किल से मेरे पास में 10 दिन थे जो पैसे जमा करने थे। 2 से 3 दिन मैंने बैंक में डाले आवेदन, तो बैंक ने मना कर दिया कि हम इतना जल्दी नहीं कर सकते। अब उसे तत्काल भेजना था एंटीगुआ। मैं मेरे दामाद के भाई से बात किया कि आप उसके अकाउंट में पैसे दे दीजिए और लिखा पढ़ी करके दीजिए, जब वो MBBS पूरा कर लेगा तो उसके पश्चात आपको वो पैसे वापस कर देगा। उसका बाकायदा एफिडेविट बना है, उसमें पूरे साइन हुए हैं, और साइन होने के बाद यदि उससे मुझे पैसे लेने रहते किसी चीज़ का, तो मैं इतना नहीं हूँ कि मैं जाके सूचना देता, गवर्नमेंट को सूचित किया हूँ, उसकी बाकायदा मेरे पास रिसीविंग है। अब आपको गलत साबित करना है तो करेंगे ही ना कि मैंने बेटे, अरे कौन पिता अपने बेटे को फंसाना चाहेगा? कौन पिता चाहेगा कि इस तरीके से करप्शन के पैसे अपने बेटे के खाते में ले, और जो यदि लेगा तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई हो नहीं सकता। मैंने उसकी सूचना दी है, सारे विभागों को सूचना दी है। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं सूचना 2016-2017 में इसको दिया, तब से लेकर के 2020 के FIR करते तक के सरकार, क्या वहाँ पर कोई नहीं थी? दूसरी सरकारें थी ना। उस 4 साल में मेरे खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मैं तो लगातार 4 साल उसकी सूचना दिया हूँ। तो ये देखिए, जब आप किसी के करप्शन पर उंगली उठाते हो, एक ऑफिसर के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले के खिलाफ में यही समस्या है कि जब वो आंख दिखाएगा सिस्टम को, तो सबसे पहले सिस्टम उसको करप्ट बनाती है। मुझे भी मालूम था कि मुझे करप्ट बनाया जाएगा, तो करो बेटा FIR, मीडिया ट्रायल करो। हुआ उस समय, मैं टूटा नहीं, और मैं उनके खिलाफ लगा। बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूँ, चाहे कोयले का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, जहाँ लिखना था, पढ़ना था, जो करना था किया मैं। लोगों ने आरोप लगाया कि इस रेट के पीछे यही रेट, जिनको तुमको जो समझना है समझते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, या तो मैं लड़ूं या मैं मरूं।
तो मेरी जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, मेरी माता और पिता से प्रदत्त है ना, उनके वीर्य से पैदा हुआ हूँ, उनके तेज से पैदा हुआ हूँ, उनके रज से पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो मुझे अधिकार नहीं है कि मेरे शरीर को मैं यूं ही आत्महत्या करके ख़त्म कर दूँ। मैं सभी लोगों को कहता हूँ आत्महत्या का भी रास्ता नहीं है। तो जब मुझे अधिकार मेरे शरीर पर ही नहीं है तो कम से कम फिर अपने को क्यों मारूं, फिर लड़ूं। तो हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और बहुत ही जिम्मेदारी से यह भी कह रहा हूँ कि 2020 में जितनी चिट्ठियाँ मैंने लिखी उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ में, उस दौरान में एक भी इस प्रदेश का ऑफिसर हो या नेता हो यदि चिट्ठी लिखा होगा तो मुझे दिखाए। मैंने जीपी सिंह के नाम से चिट्ठी लिखी है भारत के राष्ट्रपति को, मैंने सौम्या चौरसिया के नाम से चिट्ठी लिखी है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीजीपी से लेकर के सीबीआई को। मैंने अनिल टुटेजा के नाम से चिट्ठी लिखी है, सीबीआई को लिखी है, ईडी को लिखी है, डीजी को लिखी है और यहाँ के सीएम को लिखी थी, जो सीएम खुद था उस समय, भूपेश साहब थे, और प्रधानमंत्री को लिखी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, सबको चिट्ठियाँ लिखी हैं। और किसी के पास हो तो दिखाए तो मेरे को चिट्ठी कि फरवरी 2020 में किसने लिखा, या मई जून जुलाई 2020 में किसने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखने की जरूरत की या साहस किया। एक भी आदमी मेरे जरा खड़ा होकर के इस प्रदेश के अंदर दिखाए, मैं दिखाता हूँ चिट्ठी। जो ग्रीन बोर्ड वाला प्रकरण है उसमें और भी 4-5 अफसर को आरोपी बनाया गया आपके साथ। तो जब ये प्रकरण हुआ तो बाकी के जो अधीन अफसर हैं वो आपके कहे के अनुसार चलते थे या अपनी मर्जी से बाईपास किया जा रहा था आपको? मैंने आज तक के मेरे जीवन में किसी भी समिति के सदस्य को किसी काम को करने के लिए नहीं कहा है कि इसको तुम्हें करना पड़ेगा। ये मेरी न फितरत रही है, न कहा है, और न कोई अफसर आके कह सकता है। उन अफसरों को बुला करके धमकी दिया गया कि अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ में बयान दो। उनमें से अफसरों ने मेरे खिलाफ में बयान नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ में एफआईआर काटे गए। उसी समिति में एक क्लर्क थी, उसी समिति के मेंबर में, उससे मेरे खिलाफ में बयान कराया गया और उस समिति में होने के बाद भी उसके नाम को उससे हटाया गया, एक साक्ष्य पैदा किया गया मेरे खिलाफ में। मुझे ये बताइए कि समिति का काम क्या है? निविदा समिति का काम है कि निविदा के सारे कागजों को इकट्ठा करके जिसको पावर है उसको रख देना, ये काम है, न कि उस टेंडर को फाइनल करना। पाठ्य पुस्तक निगम में किसी भी निविदा को जो 1 लाख से ऊपर की है उसे फाइनल करने का अधिकार जनरल मैनेजर को या निविदा समिति के किसी भी सदस्य को नहीं है, न तब था न आज है। उसे कार्यकारिणी समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, गवर्निंग बॉडी के द्वारा। उस गवर्निंग बॉडी का सेक्रेटरी पाठ्य पुस्तक निगम का प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। उस कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी नहीं होता है जनरल मैनेजर, तो मैं तो मेंबर ही नहीं था। तो अब उस समय के जो एमडी थे मिस्टर संजय अलंग, उनसे उनको कलेक्टर बिलासपुर बने रहने के लिए ये लिखवाया गया कि यह निविदा की जो फाइल है, यह निविदा के कागज हैं, वह कार्यकारिणी समिति में आया ही नहीं, रखा ही नहीं गया, और ये जो दस्तखत संजय अलंग के हैं ये मेरे नहीं हैं। उनसे लिखवा करके ये एफआईआर काटी गई हमारे खिलाफ में। मैं कहता हूं कि यदि 1 लाख से ऊपर की इस निविदा में मिस्टर संजय अलंग, झूठा आदमी, यदि ये लिख दे रहा है कि इसमें मेरे साइन ये नहीं है, तो क्या वो इस बात को नकारेगा कि उसने पिछले 3 साल के भीतर में 5 करोड़ रुपए के पेमेंट में चेक में साइन किए हैं कि नहीं? कैसे चेक में साइन किया जब वो टेंडर पास ही नहीं हुआ? हाँ। जब वो रखा ही नहीं गया, बोल दिया मेरे साइन ही नहीं बोल दिया, तो चेक कैसे साइन किया तुमने? उन फाइलों को अप्रूव कैसे किया? 5 करोड़ रुपए को समय समय पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख काटने में 3 साल लगे हैं, तो क्या 3 साल तक अंधे थे? पहले चेक में उनको ऑब्जेक्शन कर देना था। और वो हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि कोई भी टेंडर बगैर अप्रूव किए उसका चेक कट जाए। तो तुम कैसे कैसे चेक काट दिया भाई? वो 5-5 करोड़ काटा है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में ऐसे कुछ बिंदु आप बता सकते हैं जो पूरी तरीके से इस बात को प्रदर्शित करते हो कि मामला झूठा है? मामला 100% झूठा है। जब किसी को परेशान किया जाता है तो इस तरीके के मामले बनाए जाते हैं और कोर्ट तय ही कर देगी, आज नहीं कल तय कर देगी कि मामला झूठा है या नहीं झूठा है ना। जहाँ झूठ की बात तो ख़त्म ही हो जाएगी, ये तो झूठ तो दिख ही जाएगा लोगों को। मेरा ये कहना है कि जब मुझे 1 लाख से ऊपर के कामों में निविदा में फाइनल करने का अधिकार ही नहीं है तो मैं दोषी कहाँ हूँ? और 1 लाख से ऊपर के सब चेक में तत्कालीन एमडी ने साइन किया तो वो अपराधी ही नहीं बना।
कितनी गजब की बात है ना, गजब की बात है ना। और ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा में तत्कालीन सरकार के ही शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि किसी भी प्रकार की ऐसी निविदा में जनरल मैनेजर का कोई भी योगदान नहीं है। विधानसभा के फ्लोर पे दिया हुआ है जवाब। आज भी वो जवाब यदि सरकार मांगे आज की तो मैं दे सकता हूँ, जवाब दिया हुआ है। और उसके बाद भी आपको ठीक है भाई दोषी बनाना है तो फिर ठीक है बनाओ। तो ये सारी चीज़, अब उसमें मेरे खिलाफ में करप्शन के चार्जेस बना दिया कि भाई इन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। अरे भाई मेरा घर है, मेरा खेत है, इस खेत में अब बन गया आश्रम। 1000 साल तक आश्रम जिंदा रहेगा डॉक्टर अशोक हरिवंश का। ये मैं तो मर जाऊंगा, मेरे क्या दिक्कत है, मेरी समाधि यहाँ बन जाएगी, लोग आएंगे ना, लोग जाएंगे ना, मेरी यहाँ कौन सी अब बपौती है। मेरा एक घर है, उसको भी सरकार को चाहिए ले ले, मेरे क्या दिक्कत है। मैं तो ट्रेन के उस प्लेटफॉर्म पे भी रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात करप्शन के केस बना दिया। कैसे बनाया? मेरे घर से पासपोर्ट लिया, मेरी और पत्नी का जब्तीनामा में है लगा हुआ, और उसमें बना दिया कि मैं इस्तांबुल गया हूँ, तुर्की गया हूँ, न्यूयॉर्क गया हूँ, दुबई गया हूँ। आप गए हैं? और मेरे वीज़ा में यदि मेरे पासपोर्ट में ये वीज़ा लगा होगा तो सरकार मुझे फांसी की सज़ा दे दे आज और अभी, टर्मिनेट कर दे और मुझे जेल भेज दे, अरेस्ट करके डाल दे अंदर कहीं भी, यदि मैं गया हूँ। आप कभी नहीं गए? कभी नहीं गया हूँ। इन सब जगह वीज़ा की ज़रूरत है इन सब देशों में? अमेरिका जाने में बगैर वीज़ा के कैसे जा सकते हो? अमेरिका नहीं, बाकी जो बताए सभी में जाना है, सभी में जाना है। वीज़ा लगता है? सब में लगता है। वीज़ा का सील ही नहीं लगा है मेरे पासपोर्ट में। ऐसे केस बनाओगे यार, ये क्या है? आतंक नहीं है तो क्या है ना। पत्नी की नौकरी आपने 2010 से दिखा दी, वो 1998 से है। आतंक नहीं है तो क्या है? गलत है ना, है नहीं। और ये इसमें ये जो जहाँ बैठे हुए जिसको मैंने आश्रम में कन्वर्ट किया, इसके डेवलपमेंट चार्ज में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 18 लाख बनाया। इसके डेवलपमेंट चार्ज में 18 लाख लगा है कि ये क्या फ्रेमिंग हो गई है, एक छोटा सा दड़वा बना दिया, 18 लाख। उसको इतने जम के डांटा उस सौम्या और अनिल टुटेजा के लोगों ने कि उसको बदल करके उसने 88 लाख कर दिया डेवलपमेंट चार्ज को। 18 को 88 दूसरे दिन। मेरे पास 18 लाख का भी वैल्यूएशन रिपोर्ट है और 88 लाख का भी वैल्यूएशन रिपोर्ट है। ऐसा कौन सा चीज़ हो गया 10 दिन में 5 दिन में बदल गया कि 18 लाख का 88 लाख हो गया? अरे यार उतना ही करो। इसी कारण भोग रहे हैं। अच्छा, ये जिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं वो सब तो अंदर जा चुके हैं। जाना ही था। देखिए मैं तो अहोभाग्य हैं, मैं इस कैमरे पे सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ करके ईश्वर की कृपा का मैं आकांक्षी हूँ और मैं हाथ जोड़ करके भगवान को यह धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सौम्या चौरसिया और अनिल टुटेजा के दिमाग में मेरे प्रति इतनी दुर्भावना भरी। यदि इतनी दुर्भावना ना भरती, ये घटना यदि मेरे साथ नहीं होती तो मैं शायद श्री राम का भक्त नहीं बन पाता, मेरी श्री राम कथाएं राष्ट्र में नहीं होती। अब मैं काशी जाता हूँ तो लोग आते हैं मुझे रिसीव करने, मैं प्रयाग जाता हूँ, मैं गोरखपुर जाता हूँ, मैं लखनऊ जाता हूँ, मैं नोएडा जाता हूँ, मैं हरियाणा जाता हूँ, मैं भोपाल जाता हूँ, मैं दिल्ली में कथाएँ करता हूँ। तो मुझे इस रंग में रंगने के लिए उन बदरंगियों को बहुत 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 मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी कृपा इसी तरीके से मुझ पर बनी रहे। जब आपका आश्रम की शुरुआत हुई उस आरोपों के बाद हुई या पहले से शुरू हुआ? पहले हुई। पहले इसलिए हुई क्योंकि मैं यदि राम जी को ना पकड़ा होता, मैं यदि राम जी ना पढ़ा होता, आज 5 वर्ष हो गए हैं मैं 2 बजे से पहले कभी नहीं सोता रात को। प्रतिदिन जब तक कि श्री राम को हनुमान जी को नहीं पढ़ता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। मैंने राम जी को पकड़ लिया और हाँ, मैंने उसकी ताकत को, उनकी क्षमता को पहचाना है, उनके अस्तित्व को पहचाना है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोम पुलकित होते हैं कि जब मैंने उनको पकड़ा तो फिर वो मुझे नहीं छोड़े, पकड़ लिए हैं। आज भी मुझे कई लोग कहते हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, विचारों में आपसे जुड़ी हुई पार्टी है, आप रजिस्ट्रेट क्यों नहीं हो जाते हैं? मैंने कहा मेरा काम रजिस्ट्रेट करना नहीं है, मेरा काम रजिस्ट्रेट होने के लिए किसी के दरवाजे में जाना नहीं है, मेरा काम किसी से याचना करना नहीं है, मेरा नाम किसी को रजिस्ट्रेट करने के लिए भिक्षा मांगना नहीं है। अशोक चतुर्वेदी अब वो नहीं रहा कि भिक्षा मांग के रजिस्ट्रेट कर दो। कहा मैंने एप्लीकेशन देने का विचार ही त्याग दिया, नहीं दूंगा। आपको जिस दिन करना है कर देना, जहाँ मेरी सेवाएँ लेना है ले लेना, नहीं लेना है जो चल रहा है चलने दो, कोई समस्या नहीं है। मेरा जीवन राममय है। और उसी संघर्ष के समय में मेरे बाबूजी ने और सदगुरु भगवान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस आश्रम का भूमि पूजन किया।
स्वयं आकर के इस स्थान पर, इस वीरान स्थान पर यदि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी आकर के यहाँ भूमि पूजन करके गए तो कोई तो बात होगी। यह तपोभूमि है, यह यश भूमि है, यह राम वन पथगमन में शामिल भूमि है, यह सब कुछ राममय है। शायद ईश्वर को यही कराना था, इसलिए यहाँ पे मैंने उसी समय से इस अभियान को प्रारंभ किया और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता गया वो जेल जाते चले गए। अच्छा, अभी आपकी कितनी नौकरी बची है? मेरा रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति 2033 तक है। 33 तक। अभी तक तो आपको आधी सैलरी मिलती होगी? हाँ, मुझे 3/4 सैलरी मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ। 3/4 सैलरी। अच्छा, इस पूरे मसले पे कुछ हमसे छूट रहा हो और अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए, फिर हम थोड़ा आश्रम पर आएंगे। क्या कहूँ मैं, कुछ उस पल को जब मैं याद करता हूँ तो जब व्यक्ति फेस करता है सारी चीज़ों को, कई मेरे मित्र मुझसे कहे कि जा कर के मैडम सौम्या से मिल लो, रात के अंधेरे में माफ़ी मांग लो तो सारी चीज़ें निपट जाएंगी, और अनिल टोटेजा से मिल लो तो सारी चीज़ें निपट जाएंगी। मेरे बाबूजी नहीं रहे, उन्हें मुझे उनकी याद फिर आती रही कि वो बोले कि यदि हृदय नहीं कहता है तो उस दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। तो मैं नहीं गया, मैं नहीं गया तो नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं नहीं गया और राम मैं हूँ। इस यात्रा में भी बड़ा संघर्ष है, जिस यात्रा में मैं चल रहा हूँ। लोग उंगलियाँ उठाते हैं, लोग प्रश्न करते हैं। मैंने कहा जितनी उंगलियाँ आप उठाओगे ये यात्रा बढ़ती जाएगी, राम की यात्रा बढ़ती जाएगी। मुझे अब किसी से किसी भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है, चाहे जीपी सिंह साहब हों तो मेरी आकांक्षा है भाई कि आप डीजीपी बन जाएं, आप बहुत प्रसन्न रहें। सौम्या चौरसिया जी आप जेल से छूट कर आ गई हैं, आप रिस्टेट हो जाएं और चीफ सेक्रेटरी तक जाएं। अनिल टोटेजा जी आप जेल से लौट करके आएँ और जेल से लौट कर संविदा में आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाएं छत्तीसगढ़ सरकार में, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे किसी भी प्रकार का किसी से किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है, मैं बहुत आनंद में हूँ साहब। अच्छा, जब ये आपके संग प्रकरण हुआ तो और भी बहुत सारे अफसर होंगे जो मैडम के पीड़ित होंगे, तो आपस में आप लोगों की कभी बात होती होगी, तो कोई ऐसा रोचक किस्सा है कि उसमें तो मतलब वो अलग ही किस्म का मामला था, जो ना भूतो ना भविष्य थे वाला कोई किस्सा अगर हो तो बताएं। ऐसा है, क्रिकेट आपने खेला है? क्रिकेट में जो पहला बॉल फेस करता है ना, एक्चुअल ओपनर वो होता है। जो स्ट्राइकर एंड पे रहता है वो भी नहीं होता है एक्चुअल ओपनर, वो सेकंड ही होता है। पहला जो फर्स्ट बॉल लेता है ना, उसके दिल की धड़कन बड़ी तेज होती है। तो मैं अब चाहे कमोबेश बोलो या परिस्थितियों के हिसाब से भी देखो, तो मैं पहला बॉल फेस करने वाला बैट्समैन हो गया। मैं 30 जून 2023 तक खेलता रहा, मुझे आउट नहीं कर पाए। 30 जून को जब मुझे गलत ढंग से अरेस्ट किया गया, और ये बहुत बहुत धन्यवाद अरेस्ट करने के लिए मिस्टर तत्कालीन ईओडब्ल्यू चीफ, चरित्रवान चीफ, काफ़ी चरित्रवान चीफ डीएम अवस्थी साहब, जिनकी चरित्र की चर्चा बहुत अच्छी है। आपने विशेषण जोड़ा चरित्रवान, इस पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं तो काफ़ी नहीं, मतलब बहुत नैतिक रूप से बहुत ही चरित्रवान हैं और उनका मनोबल इतना अच्छा है कि इतने चरित्रवान हैं कि यदि आत्मा के अंदर से झुक करके देखेंगे तो निसंदेह वो अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करेंगे, बहुत सम्मानित महसूस करेंगे निसंदेह। ये सच है या कटाक्ष है? वो आप समझिए और लोग समझेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें भी हुई, तो मैं तब तक पहला ओपनिंग बैट्समैन चल ही रहा था। तो जैसे 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 पारी बढ़ती चली गई तो बहुत सारे लोग मेरे आए, बहुत सारे ऐसे आए सौम्या के चाहने वाले, उसके बैच या उसके बैच के नीचे के लोग, जिनके कारण उनके आईएएस की पोस्टिंग रुक रही थी। नाम लूँगा तो हड़कंप मच जाएगा, नाम लूँगा तो वो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अभी आईएएस प्रमोट हो चुके हैं, जो अब मुझे फ़ोन नहीं करते हैं, है ना, पर नज़र नहीं मिला पाएंगे मुझसे, जो मुझसे बात करते थे कि सौम्या का ऐसा करना है, सौम्या का ऐसा करना है। तो अभी आईएएस प्रमोशन हुआ है हालिया में, ये बहुत लोग हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मेरे साथ खड़े होते चले गए, बहुत सारे सीनियर आईपीएस हैं जो मेरे साथ खड़े होते चले गए, बहुत सारे सीनियर आईएएस आईएफएस हैं जो मेरे साथ खड़े होते चले गए, बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के ही जो मेरे साथ खड़े होते चले गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते चले गए। देखिए, मैं किसी लीडर का नाम नहीं ले सकता, पर एक व्यक्ति है जो तत्कालीन सरकार के खिलाफ यदि कोई लड़ा तो तत्कालीन समय के ही उनके पहले के एक सीएम रहे, और वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज सरकार भले भारतीय जनता पार्टी की, पर उनकी लड़ाई को रोका, मतलब देखा नहीं किया जा सकता, नाम लेना ठीक नहीं है निसंदेह। और सब कुछ अच्छा था और बहुत लोग थे। अच्छा, कुछ तो बात रही होगी ना इस लड़ाई के भीतर में कि तत्कालीन सरकार ने मेरे खिलाफ में कपिल सिब्बल साहब को खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ में, उनको पैसे दिए।
कुछ तो बात रही होगी इस लड़ाई के भीतर में कि तत्कालीन सरकार ने निर्भया कांड लड़ने वाले श्री दया कृष्णन साहब को यहाँ मेरे खिलाफ में कोर्ट में, हाई कोर्ट में ला करके खड़ा किया, उनको आने जाने के पैसे दिए, खर्चे दिए, फीस दिए, कुछ तो बात रही होगी। मेरे जैसे छोटे आदमी को उन लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े लोगों को ला करके मुझे बड़ा बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। किसी ऐसे अफसर को जानते हैं जिसको इतना प्रताड़ित किया गया हो कि आपको लगा हो कि इसका दर्द हमसे ज़्यादा है? क्या कहूँ यार, मैं वैसा कुछ कह नहीं सकता। दर्द तो चीज़ ऐसी है कि हर किसी को लगता है मेरा ही दर्द बड़ा है। लेकिन थे ऐसे अफसर? क्या पता यार, पर मैं इतना जानता हूँ कि कोई ऐसे सीधे सीधे टकरा नहीं सकता है। टकराने का मादा कुछ एक लोगों में होता है। हम टकराए। और सुनिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हनुमान जी महाराज का कि अब इस घटना के बाद में मेरे हृदय से भय नाम की चीज़ चली गई। मैं अब मृत्यु से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। और दुनिया में यदि कोई भी व्यक्ति किसी से सबसे ज़्यादा डरता है तो है होती है मौत, जो आनी ही है, जिसको आना है, क्योंकि मृत्यु की अनिवार्य शर्त जीवन है। यदि आप जीवित हैं तो आपको मरना ही है। मृत्यु की अनिवार्य शर्त जीवन है, तो उस मृत्यु से क्या डरना। ये मैंने उस संघर्ष में जिया, इसलिए बहुत ही दम और खम के साथ ऐसे आप लोगों के साथ में अपने बैठ देता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अच्छा लगता है, अच्छी बात है। बुरा लगता है, बुरा बात है। और आपको बहुत बुरा लगता है, आइए मेरा अंत कर दीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे चाकू मार दीजिए, मुझे तलवार मार दीजिए, मुझे ट्रक में रौंद दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मौत से डर नहीं है। जो ये तो हो गया पूरा विवाद वाला मामला। अब मौजूदा परिस्थितियों पर आते हैं। आपने जो आश्रम खोला है, नाम उसका है राम मिलेंगे आश्रम। ये क्यों सोच करके रखा राम मिलेंगे? और दूसरा, यहाँ क्या क्या आप करने जा रहे हैं? ऐसा क्या करने जा रहे हैं ताकि आप जिस पीड़ा से आप गुजर गए हैं उससे लड़ने की क्षमता लोगों में पैदा हो सके? बड़ी समस्या है मित्र। भगत सिंह पसंद सबको हैं पर पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पसंद सबको हैं पर पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए। मंगल पांडे पसंद सबको हैं पर पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए। मेरे घर का बेटा मंगल पांडे ना बने, भगत सिंह ना बने, ये जमाने का दस्तूर है। क्योंकि शहीद होने का भय है और उस शहादत से माँ और बाप डरता है। यही तो डबल स्टैंडर्ड है इस समाज के। क्या हमने हमारे परिवार के समय को खराब नहीं किया? क्या हमने हमारे बच्चे के चैन को, आराम को नहीं छीना? क्या हमारे पिताजी इस लड़ाई में नहीं गए? क्या हमारी माता इस लड़ाई में नहीं रोई होगी? क्या मेरे चाहने वाले, मेरे पीछे खड़े हुए मेरे मित्र, यार और ऐसे चाहने वाले जो अदृश्य हैं, पर्दे में दिखाई नहीं देते, उनके आंसू नहीं निकले होंगे? जरा सोच के देखिए। निकले होंगे, सबके निकले हैं। और मैं लड़ता चला गया। उन आंसुओं को यदि मैं देखता तो मैं ममता की उन लकीरों में बंध जाता और मैं लड़ ना पाता। मैंने तय किया गीता की उस बात को कि एक व्यक्ति को अकेले आना है और अकेले जाना है, इसलिए लड़ते चल बेटा। और मैं लड़ता चला गया। और इसी लड़ाई का ये जो परिणाम है, ये राम मिलेंगे आश्रम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं कोरबा गया हुआ था, कोरबा से लौट रहा था, सौम्या चौरसिया अरेस्ट हुई। उसके अरेस्टिंग की घटना होते ही तो तत्काल मेरे पास सुनील नामदेव का फ़ोन आता है। सुनील नामदेव मेरे यारों का यार है, मेरा मित्र है, पत्रकार, मेरा ज़बरदस्त मित्र है। क्योंकि उस लड़ाई को पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे अलावा यदि कोई लड़ रहा था तो सुनील लड़ रहा था। जिसके घर के आसियाने को रौंद दिया जाता है, जिसके घर के एक एक ईंट को तोड़ दिया जाता है, जिसके घर के एक एक खपरेल को तोड़ दिया जाता है, जिसके घर के एक एक चीज को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, यदि किसी और के साथ हो तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कितनी भी वैमनस्यता रहे, नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसी सीमाएं हैं जो तय होनी चाहिए। उसके पीछे भी क्या मैडम का ही हाथ था? बिल्कुल था, बिल्कुल सौम्या चौरसिया का हाथ था, बिल्कुल अनिल टुटेजा का हाथ था, बहुत स्पष्ट रूप से था। कितने लोग गए सहारा देने के लिए सुनील नामदेव को? एक वाकया बता देता हूँ। राम मिलेंगे आश्रम में आने से पहले
क्योंकि जिस इंटरव्यू को अब आप ले रहे हैं और ये अपने ढंग से पूछ रहे हैं, और भी 1-2 इंटरव्यू हुए, इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। ये नई चीज़ अब आ रही है जेएन में। सौम्या चौरसिया अरेस्ट होती है, मैं कोरबा से निकलता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन बजता है जो सुनील नामदेव का रहता है। सुनील नामदेव ने कहा, भाई 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 लाइन दे लाइन दे लाइन दे लाइन दे लाइन दे, मैं भाग रहा हूँ, अरेस्ट हो गई है। ये पत्रकार का लैंग्वेज है ना, लाइन दे, क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। मैंने कहा सनसनी 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 सनसनी। तो सनसनी में राज्यवर्धन त्रिवेदी आते थे। देखिए इसको गौर से, ये कौन है, यही ना। और इसी लाइन को सुनील नामदेव ने उठाया जा करके। ये आपकी दी हुई लाइन थी। और वो वायरल हुआ। देखिए इस छत्तीसगढ़ के लुटेरन को, जिसने छत्तीसगढ़ को पूरा का पूरा लूट लिया, देखिए पहचानिए इसको, गौर से देखिए। सुनील नामदेव ने उठाया। किसी की हिम्मत थी जाने की उसके अरेस्टिंग पे? कौन गया था भाई, मुझे बताए ना। सुनील गया था। और जिस समय सुनील नामदेव उस वीडियो को चलाया तो रात के लगभग 11 बजे तक 1.5 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा था, देख चुके थे उस वीडियो को। और 11:15 बजे मेरे पास फ़ोन आता है सुनील का, रोते हुए, मेरे भाई का, कहाँ हो? मैंने कहा घर पहुँचा हूँ, अभी अभी कोरबा से लौटा हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरी गाड़ी के चक्के जो हैं पंचर हो गए हैं, और कल मेरे भाई की शादी है, मुझे बालाघाट जाना है, मेरे जेब में 1 भी रुपए नहीं है, कैसे करें? मतलब कितने लोग हो? बोले 3 लोग। मैं बोला पहले रुको, पहले मैं भोजन लेके आता हूँ आपके लिए। और 12 बजे रात को मैं भोजन बनवा करके ले गया। देवपुरी का वह स्थान था डूमरतरी, सड़क के किनारे ले गया, तीनों लोगों को अपनी कार में बिठाला और उस बियाबान जो उसके घर को तोड़ दिया गया था, उसके घर में प्रवेश करता हूँ, अपने हाथों से भोजन कराया पहले। क्या उस पीड़ा को आप महसूस कर सकते हो? लोग चटकारे ले लेकर के उस वीडियो को देख रहे थे। 2-2 लाख लोग देख चुके थे कि अब अच्छा हुआ सौम्या के साथ, अब अच्छा हुआ। उस वीडियो को बनाने वाले सुनील नामदेव के पास भोजन नहीं था। उस वीडियो को बनाने वाले सुनील नामदेव के पास उसके भाई की शादी थी दूसरे दिन सवेरे, और वो पहुंचा नहीं था बालाघाट। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, 2-2 चक्के भस्ट हो गए थे, जा नहीं सकता था। उसके जेब में 1 रुपए नहीं थे उस शादी में जाने के लिए। उस परिस्थिति के बारे में जरा कोई सोच करके तो देखिए। लड़ाई का ये सीमा थी साहब। किसी तरीके से उसको भोजन करवाया हूँ, और दोनों भाई रोए हैं, हम लोग बिलखे हैं। और उसके बाद एक गाड़ी का प्रबंध हुआ, और उस गाड़ी के प्रबंध के साथ हम लोग 2-3 मित्र लोग आपस में 5,000, 10,000, 3,000, 2,000 ऐसा करके वहीं कलेक्शन करके कुछ पैसे उसके जेब में डाले हम लोगों ने ज़बरदस्ती, और उसको सवेरे 3 बजे बालाघाट के लिए रवाना किया गया। और सवेरे सवेरे तक के वो वीडियो 5 लाख पार कर गया था। उस वीडियो के पीछे के दुख की, उसकी पीड़ा को, उसकी अवसाद को कोई समझ सकता है तो सुनील नामदेव समझ सकता है, मैं समझ सकता हूँ, जो उसके साथ खड़े थे वो समझ सकते हैं। और जिस समय वो गई जेल, तो मैंने सबसे पहले वर्ड कहा, एक को राम मिल गए, एक को राम मिल गए, सबको राम मिलेंगे। और वहां से आया राम मिलेंगे सब। और वहीं फिर तय हुआ कि इस आश्रम का नाम रखा जाएगा राम मिलेंगे। और जैसे ही हम इस आश्रम का नाम राम मिलेंगे रखेंगे, वैसे वैसे सबको, चाहे अनिल टुटेजा हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे सिस्टम में जितने लोग शामिल रहे होंगे, सबका राम जी उद्धार ही करेंगे। और सबको राम जी मिलते चले गए। राम मिलेंगे शब्द यहाँ से पैदा हुआ। और अब राम मिलेंगे इस आश्रम में 5 वृक्ष थे जनवरी 2023 में। आज गिन सकता है कोई भी व्यक्ति आकर के, 4,000 से ऊपर वृक्ष यहाँ लहलहा रहे हैं। एक एक वृक्ष को अपने बेटे की समान पाला हूँ, एक एक वृक्ष को अपनी बेटियों के समान पाला हूँ, और उनको मैंने खड़ा किया है ऐसा। पहले यहाँ एक चिड़िया नहीं आती थी, सवेरे आप आइएगा, यहाँ सैकड़ों चिड़िया आती हैं, हजारों तितलियाँ आती हैं, नीलकंठ के यहाँ पे झुंड आते हैं। ये वो आश्रम बन गया है, ये बगैर राम की कृपा के नहीं हो सकता। और यहाँ पर धीरे धीरे फिर एक हॉल बना, जिस जगह में इसके भूमि पूजन किया गया उस जगह पे 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता का हॉल बना, जहाँ अभी अभी 27
अप्रैल से 5 मई तक मेरे सदगुरु भगवान जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा हुई और यहाँ पे उन सारे दृश्य को याद करके वो गए हैं कि कैसे ये जगह थी, कैसे हमने आगाज किया था, कैसे तुमने राम को पकड़ा था और कैसे इस लड़ाई को लड़ने का मैंने आशीर्वाद दिया था। वो हॉल बना, यहाँ 150 लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई, कुछ लोगों के सहयोग से तालाब बना और अब ये लहलहा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ इस आश्रम में, एक हरिवंश, चूँकि मैंने मेरे पिताजी को इस संघर्ष में खोया है, मैंने मेरे नाम के सामने हरिवंश लगाया, तो हरिवंश की कृपा से ये राम मिलेंगे आश्रम है। तो हरिवंश कृपा राम मिलेंगे आश्रम हुआ है और इस राम मिलेंगे आश्रम में हरिवंश वैदिक पाठशाला एक मैंने यहाँ पर प्रारंभ करी। 1 महीने भी नहीं हुए हैं, 18 बच्चे इसमें प्रवेश ले चुके हैं। लोग समझते हैं, समाज समझता है कि वेद पर सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है, ब्राह्मण के अलावा वेद कोई पढ़ता नहीं है या लोग पढ़ने नहीं देना चाहते। आपके चैनल के माध्यम से किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वह चंद्राकर हो, वह साहू हो, वह सतनामी हो, वह कीवट हो, वह यादव हो, वह कुम्हार हो, वह पाल हो, वह गडरिया हो, वह मुसलमान भी यदि हो, मैं आमंत्रित करता हूँ उनके बच्चों को मैं वेद यहाँ पढ़वाऊँगा। काशी के बच्चे यहाँ वेद पढ़ाने के लिए आए हुए हैं और 18-20 दिन के अंदर में सभी बच्चों को भगवत गीता का अध्याय 15 कंठस्थ हो गया है, समस्त स्वस्ति वाचन कंठस्थ हो गया है, साम वेद की कम से कम 25-25 ऋचाएँ कंठस्थ हो गई हैं। इस जगह में ऊर्जा इतनी है, इस जगह में इतना आशीर्वाद है सतगुरु भगवान का, बाबूजी का, कि बच्चे पढ़ते हैं और याद हो जाता है। तो यहाँ पर वैदिक पाठशाला है। मेरा स्वप्न है कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए वेदों को बचाना जरूरी है। देखिए, मैं गौ सेवा का तो समर्थक हूँ ही, गौ की सेवा तो सभी लोग करते हैं, हर समाज के प्रत्येक जाति के लोग अब गाय रखना पसंद करते हैं। गाय की सेवा करने के लिए हम, मेरे यहाँ मेरी माँ के नाम से माँ दुर्गा गौ मंदिर बना हुआ है जिसमें गौएं पल रही हैं। हम उनको हरा चारा गर्मी में भी हम उनको खिला रहे हैं, यहाँ पर कहीं से हमें क्रय नहीं करना है। तो इसके अलावा हमें वेद सेवा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वेद सेवा यदि नहीं करेंगे तो हमारे मंत्रों को बोलेगा कौन, उन मनीषियों के मंत्रों को जानेगा कौन, उन विद्वानों के उन मंत्रों को जानेगा कैसे कोई। मंत्र तो मंत्र है ना। आखिर इसी वेद पर, इसी मंत्रों पर सर्वाधिक रिसर्च जर्मनी में हुआ, वेस्टर्न कंट्री में हुए। तो वेद की सेवा बहुत ज़रूरी है, इसलिए वेद सेवा को ध्यान में रखते हुए मेरा स्वप्न है कि इस राम मिलेंगे आश्रम के भीतर में आने वाले वक्त में वैदिक महाविद्यालय खुले। सरकार यदि मेरी बात सुन रही है तो वैदिक महाविद्यालय के लिए कुछ सहयोग करे, कुछ विचार करे, हम चलाएंगे। और सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलेगा तो समाज की ओर से सहयोग करके हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलाएंगे जरूर है। तो वैदिक महाविद्यालय तक ले जाने की संकल्पना है। इसके अलावा एक आयुर्वेद, हरिवंश आयुर्वेदिक औषधालय हमने यहाँ खोल दिया हुआ है, जिसमें गांव के बेचारे आते हैं तो किसी को दर्द का तेल देना है, किसी का पेट खराब हो गया है देना है। 2 हमारे अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर केसरवानी पति पत्नी हैं, शिवरी नारायण में रहते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक अस्पताल भी डाले हैं कि आखिर उन बच्चों के भी स्वास्थ्य की रक्षा होती रहेगी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये प्रमुख प्रकल्प है। और श्री राम मंदिर यहाँ बन रहा है, प्रदेश का सबसे भव्य ऊंचा श्री राम मंदिर बन रहा है, जो 131 फीट ऊंचा होगा, जो कलिंग शैली में बन रहा है। और सबसे आनंदित करने वाली बात है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर जिस परिवार ने बनाया है, उसके वंशज लोगों के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जो ट्रेडिशनली आर्ट ट्रांसफ़र होते हैं मंदिर के, जिसमें कोई आज के मॉडर्न इंजीनियर काम नहीं करते हैं, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अलग ढंग से बन रहा है। मेरा अनुमान है कि 20 रिएक्टर तक का भूकंप उसको टच नहीं कर पाएगा, जिसकी लाइफ न्यूनतम 1000 वर्ष होगी मंदिर की, जिसकी हाइट 131 फीट होगी, जिसमें भगवान रामलला बैठेंगे, माता सबरी किनारे में रहेगी बेर खिलाते हुए, बांके बिहारी जी भी एक बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण जी भी बैठेंगे। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग उस कैंपस के अंदर रहेगा। इसका कुल क्षेत्रफल जो परकोटा है मंदिर का, वह 1 लाख वर्ग फीट का होगा। और ये सारी चीज़ें समाज के सहयोग से
मित्रों के सहयोग से, चाहने वालों के सहयोग से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से, सामग्रियों के सहयोग से, सद्गुरु भगवान के सहयोग से, सद्गुरु भगवान की कृपा से हो रही है। और इस मंदिर को पूर्ण करने के लिए सद्गुरु भगवान स्वयं अनुष्ठान किए हुए हैं कि मैं एक अनुष्ठान करता हूँ, उस अनुष्ठान के माध्यम से यह मंदिर बहुत शीघ्र बनेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोग सहयोग करने आएंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, और ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी दिनांक 3 मई को उन्होंने श्री सहस्त्रार्चन किया। इस मंदिर की पूर्णता के लिए श्री सहस्त्रार्चन किया। 1008 पुष्प के माला पुष्प से, कमल के पुष्प से किया, 1008 कमल के पुष्प से किया। और बेटा बोले कि तुझे किसी के पास चंदा लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में ऐसी प्रेरणा खुद भगवान देंगे, ये मंदिर बनने लगेगा। और जिस दिन उन्होंने पूजा किया उसके दूसरे दिन तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए 7-8 जगहों से आए, जिसमें से 4-5 लोगों को मैं नहीं जानता, ये मैं देख रहा हूँ। उन्हीं के ही शिष्य हैं, पर यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर से उन्होंने कर दिया सहयोग, सामग्री भेज दिया, कोई ईंट भेज दिया, कोई सीमेंट भेज दिया। और आज मैं बिल्कुल नहीं जानता, अकलतरा के जो हैं एक सज्जन आए जिनका नाम है गोपेश जी, पहली बार आज मैं मिला हूँ। और वो आए कि आपके मंदिर में लगता है कि सीमेंट की ज़रूरत है, कहीं दिख नहीं रहा है, मैं आपको कल 1 ट्रक सीमेंट बेचता हूँ। मैं क्या कहूँ इन चीज़ को, कृपा है तो कहूँगा। तो इस गुरुदेव की कृपा से, भगवान राम जी की असीम अनुकंपा से, मेरे सरकार हनुमान जी की महान कृपा से यह राम मिलेंगे आश्रम चल रहा है। और यह सभी के लिए खुला हुआ है। 5000 लोगों के बैठने की जो जगह है, वहाँ पर इस क्षेत्र के, इस समाज के कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बेटियों का विवाह उस स्थान में निःशुल्क कर सकता है। नहीं चाहिए हमें पैसे, कुछ नहीं चाहिए, निःशुल्क करे। उसको मंदिर बनाने में यदि सहयोग देना है तो वो 1 रुपये दे दे, 50,000 दे दे, 1 ईंट दे दे, 10 ईंट दे दे, ना दे, उसकी इच्छा है। यदि उसकी क्षमता पर है, करना है करे, ना करना है ना करे। तो वहाँ पर निःशुल्क शादियाँ भी होती हैं। इसलिए तो ये थे अशोक चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी, जो अब अशोक हरिवंश के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? तो अब आपने सुना कि किस तरीके से एक राज्य प्रशासन के सेवा के अफसर से इनका एक लंबा कार्यकाल रहा, एक लंबा विवाद रहा। उस विवाद पर बहुत लंबी बातें हुई, और ये बातें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं मालूम हो। और उसके बाद एक जीवन में एक बदलाव आता है और एक राम मिलेंगे आश्रम खुलता है। राम मिलेंगे आश्रम के बारे में भी अशोक चतुर्वेदी जी ने बहुत कुछ बताया है। कुल मिलाकर के इस पूरे इंटरव्यू में आपको ये समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, और जब इस व्यवस्था से लड़ने की कोशिश की जाती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है या होता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।